प्यारे विद्यार्थियों, आपने पिछला वीडियो देखा होगा। आज उसी वीडियो के क्रम में जो हड़प्पा सभ्यता के अध्ययन के बिंदु थे उनको पूरा करेंगे। पहला बिंदु सामाजिक दशा, दूसरा आर्थिक दशा, तीसरा धार्मिक दशा, चौथा सांस्कृतिक दशा, पांचवा सिंधु सभ्यता का पतन। तो आइए देखते हैं पहला बिंदु, सामाजिक दशा। सामाजिक संरचना जो थी उस समय की, वो 4 भागों में विभाजित थी। पहला विद्वान, दूसरा योद्धा, तीसरा व्यवसायी और चौथा श्रमजीवी। इसमें जो विद्वान थे, विद्वानों में पुरोहित, वैद्य और ज्योतिषी लोगों को रखा जाता था। और जो दूसरे योद्धा थे उनमें सैनिक और राजकीय अधिकारी आते थे। और व्यवसायी वर्ग में जो व्यापार का कार्य करते थे उनको रखा जाता था। श्रमजीवी वर्ग में मेहनत मजदूरी करने वाले जो मजदूर थे उनको रखा जाता था। उसके बाद अगला है भोजन। तो हड़प्पा सभ्यता का भोजन शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार का था। वर्तमान समय की भांति ही उस समय का जो हड़प्पा सभ्यता का भोजन था वो वर्तमान समय के भोजन की तरह ही था। इसमें शाकाहारी भोजन में वो लोग गेहूं, चावल, फल, सब्जियां, तरबूज, खरबूज, अनार, दूध, दही का सेवन करते थे। और मांसाहारी में मछली और भेड़ के मांस का सेवन करते थे। साथ ही साथ मिठाई का भी सेवन करते थे, क्योंकि कुछ अवशेष ऐसे प्राप्त हुए हैं जिन्हें जो ये बताते हैं कि उस समय के हड़प्पा और सिंधु घाटी के लोग स्वादिष्ट भोजन प्रेमी भी थे। उसके बाद अगला नंबर है वस्त्र। हड़प्पा सभ्यता के लोग ऊनी और सूती वस्त्रों का प्रयोग करते थे, क्योंकि एक 3 पटिया शॉल यह दर्शाता है कि उस समय के लोग सूती वस्त्रों का प्रयोग करते थे। और भेड़ प्राप्त होने के अवशेष ये बताते हैं कि वे लोग ऊनी कपड़ों का भी प्रयोग करते होंगे। उसके बाद अगला बिंदु है आभूषण। आभूषणों में स्त्री और पुरुष दोनों के द्वारा प्रयोग किए जाते थे आभूषण, क्योंकि जो शव के साक्ष्य मिले हैं, दफन की हुई हड्डियां जो प्राप्त हुई हैं, उनमें आभूषण भी मिले हैं, जो ये बताते हैं कि उस समय स्त्री और पुरुष दोनों ही आभूषण पहनते थे। और इसमें काले रंग की चूड़ियाँ भी प्राप्त हुई हैं और चहुंदड़ों से लिपस्टिक भी प्राप्त हुई है साक्ष्य के रूप में। अब अगला बिंदु है मनोरंजन। मनोरंजन के रूप में हड़प्पावासी शतरंज, संगीत, नृत्य और जुआ खेलते थे। और छोटे बच्चे झुनझुने, सीटी और खिलौने वाली गाड़ी का प्रयोग करते थे। उसके बाद अगला बिंदु है आवागमन के साधन। सिंधुवासी आवागमन के लिए बैलगाड़ी और इक्का गाड़ी का प्रयोग करते थे। उसके बाद मृतक संस्कार। मृतक संस्कार उस समय के लोग 3 प्रकार से अंतिम संस्कार जो करते थे, 3 प्रकार से करते थे। पहला जमीन में दफनाकर, दूसरा जलाकर और तीसरा उसको खुले मैदान में फेंक कर। खुले मैदान में जो शव फेंका जाता था उसमें उसका भक्षण पशु पक्षी कर लेते थे और जो अवशेष बचता था उसको दफना दिया जाता था बाद में। उसके बाद स्त्रियों की दशा। स्त्रियों की दशा उस समय सम्मानजनक थी और समाज जो था मातृ प्रधान था, ये प्राप्त होता है। उसके बाद अगला बिंदु है आर्थिक दशा। आर्थिक दशा के रूप में सबसे पहला है आर्थिक साधन के रूप में कृषि का प्रयोग किया जाता था। जो कृषि प्रौद्योगिकी थी उस समय की, बनावली हरियाणा से हल के साक्ष्य मिले हैं जिसमें, और कालीबंगन राजस्थान से जुते हुए
खेत के साक्ष्य मिले हैं और पकी हुई मिट्टी से बना एक वृषभ भी प्राप्त हुआ है, जो हमें यह जानकारी देता है कि उस समय खेत जोते जाते होंगे और बीजों का छिड़काव किया जाता होगा। और अफ़गानिस्तान के सोर्तगढ़ से नहरों के साक्ष्य भी मिले हैं और धौलावीरा गुजरात से जलाशय भी प्राप्त हुए हैं, जो ये साक्ष्य हैं कि कृषि उस समय करी जाती होगी। और कृषि में गेहूं, कपास, राई, मटर, खजूर, अनार आदि की पैदावार की जाती थी। इसके बाद अगला है पशुपालन। पशुपालन के रूप में सिंधुवासी बैल, ऊंट, सूअर, भैंस, भेड़, बकरी पालन करते होंगे, ये अवशेष प्राप्त हुए हैं। और सुतकोरदा से घोड़े के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं, लेकिन उतना स्पष्ट जानकारी नहीं है कि घोड़ा पालते थे या नहीं पालते थे सिंधुवासी। उसके बाद अगला है व्यवसाय। व्यवसाय में हम देखते हैं कि जो सिंधुवासी थे वो सुदूर क्षेत्रों से संपर्क स्थापित किए हुए थे, जो ये बतलाता है कि सिंधुवासियों के विदेशियों से भी व्यापारिक संबंध रहे होंगे, जो जल और थल दोनों से किए जाते थे। इसके संबंध मेसोपोटामिया, अफगानिस्तान और अन्य मध्य एशिया के क्षेत्र से भी संबंध रहे हुए पाए गए हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो कुछ साक्ष्य ऐसे भी हैं, जैसे तांबा है, जो हड़प्पा के प्रायद्वीप के ओमान से संबंध होना बताता है तांबा। उसके बाद मेसोपोटामिया की एक बेलनाकार मोहर है, जिसमें कुबड़दार वृषभ बना हुआ है, जो हड़प्पा, मेसोपोटामिया और हड़प्पा के संबंधों को स्पष्ट करता है। बहरीन से एक गोलाकार मोहर प्राप्त हुई है, जो फारस की खाड़ी से संबंध होने को व्यक्त करती है। इस प्रकार ये अंदाज़ लगाया जाता है कि उस समय का व्यवसाय जो है विदेशी व्यवसाय भी रहा होगा। अब उसके बाद अगला है नापतोल के साधन। नापतोल के साधन के रूप में हड़प्पावासी सीप के टुकड़ों की बनी हुई बाँटों का प्रयोग करते थे, जो चर्ट नामक पत्थर से बनी होती थी। अब ये अंदाज़ लगाया जाता है कि इन बाँटों का प्रयोग वे लोग आभूषण तथा मन के तोलने के लिए करते होंगे। उसके बाद देखते हैं धार्मिक दशा। धार्मिक दशा के रूप में पहला बिंदु है मातृ देवी की उपासना, जिससे यह अंदाज़ लगाया जाता है कि सिंधुवासी स्त्री के रूप में मातृ देवी की पूजा करते होंगे। शिव की उपासना नंबर दूसरा बिंदु। उत्खनन से प्राप्त हुई मोहरों में जो 3 सिर और 2 सींग वाले देवता के रूप में चित्र प्राप्त हुए हैं, वो इस बात को दर्शाते हैं कि उस समय के लोग शिव अर्थात पशुपति के रूप में महादेव की पूजा करते होंगे। उसके बाद अगला बिंदु है लिंग और योनि की उपासना। उत्खनन में शिवलिंग के आकार के जो पत्थर प्राप्त हुए हैं, उससे ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि वो लोग लिंग और योनि की उपासना करते होंगे। उसके बाद है अगला बिंदु वृक्ष और पशुओं की उपासना। वृक्ष में जैसा कि ये साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कि वो लोग पीपल, तुलसी आदि वृक्षों की पूजा करते थे, और साथ ही साथ पशुओं में कुबड़ वाले बैल और सांप की उपासना के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अब इसके बाद देखते हैं हम सिंधुवासियों की कलात्मक दशा। कलात्मक दशा के रूप में वो चाक के निर्मित मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग करते थे, जिसमें वो पेड़ से रंग बना करके उनको सुंदर आकृति देते थे, जैसे कि चित्र में दिया गया है। मिट्टी के बर्तन बना करके उनमें आकृतियाँ निर्मित की गई हैं। उसके बाद अगला है मोहरें। मोहरों के रूप में सिंधुवासी
लंबी ये साक्ष्य प्राप्त हुआ है कि वो लोग लंबी दूरी के संपर्क को सुविधाजनक बनाने के लिए मोहरों का प्रयोग करते होंगे। अब इसमें जो मोहरें हैं उन पर अनेक प्रकार के चित्र अंकित किए गए थे उस समय, जैसे सांड, भैंस, बाघ, गैंडे के चित्र बने हुए थे, जो आप चित्र में भी देख रहे होंगे। उसके बाद अगला आता है मूर्तियाँ। मूर्तियों का निर्माण मुलायम पत्थर में, तांबे की सतह में और चट्टानों में किया गया था इनके द्वारा। एक मोहरें भी प्राप्त हुई हैं जो तांबे की हैं, उनमें आप देख रहे होंगे चित्र में कि मूर्तियां बनी हुई हैं। उसके बाद आता है अगला पॉइंट, ताबीज और मनके। उस समय जो सिंधुवासी के लोग थे उनके द्वारा ताबीज के प्रयोग किया जाना भी साक्ष्य के रूप में प्राप्त हुआ है कि वो तांबे के बने हुए ताबीज़ों का प्रयोग करते थे। और चहुंदड़ों से प्राप्त मनके ये बताते हैं कि उस समय के लोग अंडाकार और गोलाकार और बेलनाकार मनकों का प्रयोग करते थे। जो मनके शंख, मिट्टी, हाथीदांत, स्वर्ण और चांदी के बने हुए होते थे। अब इसके बाद अगला है लिपि। लिपि के रूप में जैसे कि चित्र में दिया गया है, ये चित्र को देखकर ये अंदाजा लगाया जाता है कि हड़प्पा सभ्यता की लोगों की जो लिपि थी वो चित्रात्मक रही होगी। और एक जो अवशेष प्राप्त हुआ है जो आप चित्र में देख रहे हैं, और उसके अलावा जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं चित्रात्मक रूप से, उनमें भी ये देखा जाता है कि 26 प्रकार के जो चिन्ह मिले हैं जिसमें स्वर और व्यंजन हैं, जिनको देख के ये लगाया जाता है कि इनकी लिपि में लगभग 375 से लेकर के 400 चिन्ह होंगे। और ये लिपि दाईं ओर से बाईं ओर को लिखी जाती होगी, क्योंकि जो मोहरें प्राप्त हुई हैं चित्रात्मक वो ये दर्शाती हैं। और साथ ही वो मोहरें भी ऐसी बनी हुई थी जो दाईं ओर चौड़ी थी तथा बाईं ओर को संकुचित थी। और ये लोग सूचना पट को लिखने के लिए, मोहरों में लिखने के लिए और तांबे के औजारों में लिखने के लिए इस लिपि का प्रयोग करते थे। उसके बाद अगला पॉइंट है प्राचीन सत्ता। प्राचीन सत्ता में अलग अलग मत हैं। कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि उस समय जो है राजा और पुरोहित का शासन रहा होगा। इसके विपरीत दूसरे इतिहासकार ये कहते हैं कि राजा और पुरोहित का कोई शासन नहीं था उस समय, जो अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। इसके बाद हम अगला देखते हैं सिंधु सभ्यता का पतन। सिंधु सभ्यता का पतन किस प्रकार हुआ होगा, इसके संबंध में भी इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं और जो अभी तक रहस्यमय बना हुआ है। कुछ विद्वान तो यह कहते हैं कि सिंधु सभ्यता का पतन जो है अचानक ही हो गया होगा। उनका यह अनुमान यह है क्योंकि वो लोग ये कहते हैं कि सिंधु नदी में कभी बाढ़ आई होगी जिसके कारण यह शहर डूब गया होगा। या फिर हो सकता है कि मौसमी हवाएं या कम वर्षा या जलवायु में परिवर्तन होने के कारण इसके जो साक्ष्य हैं वो मिट गए होंगे, इसका पतन हो गया होगा। इसके विपरीत कुछ विद्वान ये मानते हैं कि जो विदेशी आक्रमणकारी हैं, विदेशी जातियों ने आक्रमण किया होगा कभी हड़प्पा और सिंधु सभ्यता में, जिससे इसका पतन हो गया है। और कुछ विद्वान ये कहते हैं कि सिंधुवासियों के रहन सहन के स्तर में गिरावट आने से इसका पतन हुआ होगा। किंतु अभी तक जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं उससे ये संभावना बनी है कि जलवायु परिवर्तन के कारण ही इसका पतन हुआ होगा। अब आगे देखें। आगे मैंने आप लोगों के लिए 2 प्रश्न दिए हुए हैं। इनको अपनी कॉपी में सुंदर लेखों में हल कर दें।